आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। द पैलेडियन हाउस के विद्यार्थियों ने आईसीएसई बोर्ड परीक्षा में रचा ऐतिहासिक कीर्तिमान। ऋषिकेश अतुल तिवारी ने आईसीएसई परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर राष्ट्रीय प्रवीण सूची में पक्का किया अपना स्थान। आइए सुनते हैं आईसीएसई परीक्षा में द पैलेडियन स्कूल के टॉपर रहे ऋषिकेश तिवारी से सीधी बात आजाद हिंदुस्तान लाइव के साथ। हम मौजूद हैं प्रदेश की पहली और क्षेत्र की एकमात्र आईसीएसई आवासीय विद्यालय द पैलेडियन हाउस के डायरेक्टर श्री मुकेश जी के पास। नमस्कार मुकेश भैया, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। आज ही परीक्षा परिणाम आए जी। और आपके ही स्कूल के विद्यार्थी ऋषिकेश तिवारी ने 96 अंक प्राप्त कर मैं समझता हूँ कि देश की प्रावीण्य सूची में अपना स्थान लगभग तय कर लिया। बिल्कुल ऐसा ही मानता हूँ। आपने काफ़ी मेहनत से इस विद्यालय को खड़ा किया है और आज पूरे देश में इस विद्यालय का नाम स्थापित है और आप निरंतर उसको बढ़ा भी रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप चिकित्सा के क्षेत्र में थे और चिकित्सा के क्षेत्र से शिक्षा के क्षेत्र में आकर के आपने बढ़वा का नाम इस ऊंचाई तक पहुंचाया। कैसे आपके मन में ये लक्ष्य आया और यहाँ तक जो इस सफलता तक आपने पहुंचाया, कैसे पहुंचे, आप बताएं थोड़ा। देखिए, समाज का कोई भी क्षेत्र हो, उसका मूल आधार शिक्षा है। और मैं जब खुद पढ़ता था तब भी, मेरे बच्चे जब पढ़ने प्रारंभ हुए तब भी, और मैं आज भी ये महसूस करता हूँ कि जब तक कोई भी कस्बा, कोई भी शहर शिक्षा के क्षेत्र में अपने पैर मजबूती से ऐसे नहीं जमा ले कि लोग अपने बच्चों को बाहर भेजना बंद कर दें, तब तक देश की मूल समस्या से लेकर नगर की छोटी से छोटी समस्या का कोई समाधान नहीं होगा। आप देखिए, इस देश में पलायन जो शहरों से महानगरों की तरफ, महानगरों से मेट्रोस की तरफ, कस्बों से शहरों की तरफ और गाँवों से कस्बों की तरफ, ये जो पलायन है, ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक समस्या है जी। महानगर ओवर क्राउडेड हो रहे हैं और गांव जो हैं वो खाली हो रहे हैं। आज आप देखेंगे तो देश के नक्शे पर हजारों की संख्या में गांव वीरान हो गए हैं। आप बड़वा के इर्द गिर्द देखेंगे तो कई गांव जो हैं वो वहाँ सिर्फ बुजुर्ग लोग बचे हैं। बिल्कुल। तो जब हम पलायन की समस्या पर विचार करते हैं तो हमको ध्यान में आता है कि सबसे प्रमुख कारणों में एक शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा रोजगार। ये तीन समस्याएँ मूल हैं और इन तीनों के भी मूल में यदि जाकर देखो तो शिक्षा ही एक कारण है। शिक्षित यदि लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो स्वास्थ्य की सेवा में ज़्यादा लोग लगेंगे, रोजगार ज़्यादा उपलब्ध कराएंगे। तो मुझे लगा कि ठीक है, मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं एक होम्योपैथ के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा था, व्यवसायिक परिवार से हूँ इसलिए वो भी सब समझता हूँ। बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि यदि अपने जन्मस्थल के लिए कुछ करना है तो शिक्षा का एक ऐसा आयाम स्थापित करना पड़ेगा जिसको कि आप महानगरों के साथ में कंपेयर कर सकें। वहाँ के स्थानीय लोकल पे कोई हमारा कोई लोकल लेवल पर कोई कंपटीशन नहीं है और हम सोचते भी नहीं इस ढंग से, क्योंकि हमारा बच्चा आज मान लो ऋषिकेश है, हमारे बच्चे को कॉम्पीट करना है दिल्ली के बच्चे के साथ बराबर, और उसको अपना करियर बनाना है वर्ल्ड के लेवल पर। तो हमको भी वैसा सोचना पड़ेगा। मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि शिक्षा कभी भी अतीत के लिए नहीं है, वर्तमान के लिए भी नहीं होती है। शिक्षा सदैव भविष्य के लिए होती है। तो जो भविष्य देखने की नज़र रखते हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहिए। मैं बस इस दृष्टि से इस क्षेत्र में उतरा और आईसीएसई चयन के पीछे मुझे बहुत स्पष्ट था। 20 साल पहले, आज स्कूल को 25वां वर्ष है, 25 साल पहले भी मुझे लगता था स्पष्ट कि सीबीएसई धीरे धीरे डाइल्यूट होता जा रहा है, एमपी बोर्ड कंपटीशन से बाहर हो गया है। तो जो भविष्य है वो क्वालिटी के साथ यदि भविष्य में देखना है, सिर्फ नंबर गेम नहीं। आज ये 96% है, सीबीएसई में बहुत सारे बच्चे 99% लाए होंगे, लेकिन ये जो मेरा 96% है ये किसी भी 100 परसेंटाइल से बहुत ऊपर है। बिल्कुल, क्योंकि वो मापदंड वैसा है। आईसीएसई का पाठ्यक्रम उतना कठिन है, उतना वास्ट है, बड़ा है, फिर परीक्षा पद्धति इतनी कठिन है। इसमें से कोई यदि 96% ले आए तो आपको मानना पड़ेगा कि वो सीबीएसई या अन्य पाठ्यक्रम से 100 परसेंटाइल से ज़्यादा है। अच्छा, सबसे बड़ी आजकल बच्चों में कोटा, इंदौर, जयपुर, बड़े बड़े मेट्रो सिटी में जाने की भावनाएं लोगों में बढ़ रही है। उसमें खासकर जो जेई की परीक्षाएं वगैरह है या कॉम्पिटिटिव जो परीक्षाएं हैं उनके लिए मूल रूप से आपने बढ़वा के लिए बिल्कुल विपरीत काम किया है,
कि पूरे देश भर से बच्चे आपके यहाँ आकर के निवास कर रहे हैं, यहाँ आकर के शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तो यह इस सफलता के पीछे आपने कैसे सफल हुए इस लक्ष्य के पीछे? सफलता के, किसी भी प्रकार की सफलता के पीछे एक विजन चाहिए, एक दृष्टिकोण चाहिए, और अपने ही विचार पे, अपने दृष्टिकोण पर पूरा भरोसा चाहिए। मैंने जब स्कूल की स्थापना की, कई लोग कहते थे कि ये तो नदी में प्रवाह के विरुद्ध बहने वाला काम है ना, क्या पे कैसा इतना कठिन सिलेबस लेकर, एक कठिन पद्धति लेकर काम करेंगे, लोग तो सरल ढूंढ रहे हैं। ठीक यही मैं आज जेईई और नीट की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर देखता हूँ। आप देखिए कि पूरे देश भर में इस पर सोचने की ज़रूरत है। नहीं सोच पा रहे हैं लोग, ये बहुत एक अलग बात है। आप देखिए कि बच्चा अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कब करता है, वो होता है 12th। बराबर। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बच्चा अपनी स्कूलिंग कहाँ ख़त्म कर लेता है? मैक्स टू मैक्स 10th में आकर। माने वो अधूरी स्कूलिंग छोड़कर और एक स्पर्धा के समुद्र में गोता लगाने के लिए भेज दिया जाता है या खुद से चले जाता है। इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। एक, पेरेंट्स आर नॉट अवेयर। पेरेंट्स को पता नहीं है कि अभी मैं अपने बच्चे को जिस टीनेज में भेज रहा हूँ, यहाँ पर दुनिया का आकर्षण उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। तो वो स्वयं से दूर कर रहा है। माँ का स्नेह, पिता का लाड़, ग्रैंडफादर्स के मार्गदर्शन, घर की रोटी, घर का सुकून, ये सब छोड़ के लोग महानगरों में अपने बच्चों को समुद्र में फेंकने जैसा काम कर रहे हैं। वहाँ पर कोई मॉनिटरिंग नहीं है। दूसरा, ये तय नहीं है कि स्कूलिंग जो है वो भी इम्पोर्टेंट है क्या। सरकार को भी इस पर मेरी आपके माध्यम से ये आग्रह है कि सरकार इस पर सोचे कि यदि 11th 12th इम्पोर्टेंट नहीं है तो सरकार इसको फिर हटा क्यों नहीं लेती। बिल्कुल। यदि 10th से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अनिवार्य है तो ये 11th 12th का जो ब्रिज है इसको तोड़ दे। अभी क्या हो रहा है, ये देश दोहरी मानसिकता में गुजर रहा है। 10वीं पास करके बच्चा कोटा में, इंदौर में, दिल्ली में, किसी भी महानगर में, किसी बड़ी कंपनी के पास में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फैक्ट्री में चले जाता है। बिल्कुल। और वो अपनी स्कूलिंग से वंचित हो जाता है, जबकि वो एनरोल्ड किसी न किसी स्कूल में होता है। आप गौर कीजिएगा कि सरकार ये दोहरे मापदंड पर अपने देश के भविष्य को कैसे दांव पर लगा सकती है। एक बच्चा 11th में कहीं ना कहीं तो एनरोल्ड होता है, कोई किसी भी कोचिंग में पढ़ रहा हो बंदा, वो किसी स्कूल में जिसको कि हम डमी एडमिशन कह देते हैं। बड़ा गर्व से देश डमी एडमिशन को कहता है, जो शर्म का विषय है जी। अब वो डमी एडमिशन है, लेकिन एडमिशन है और वो रजिस्टर्ड ऑन रोल्ड है। सरकार उसको अपने यहाँ पर एनरोलमेंट की फीस ले रही है। दूसरी तरफ वो बच्चा जिस कोचिंग में जा रहा है वहाँ पर भी वो एनरोल्ड है और सरकार उससे 18% जीएसटी ले रही है। एक बच्चा सेम टाइम में दो जगह पर एनरोल्ड है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक जगह तो गलत है। ये बड़ा गंभीर विषय है। सरकारों को, समाज को और खास करके पालकों को इस पर सोचने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है। ये जो दुविधा है, दुविधा के कारण इस देश में, जैसी पुरानी कहावत है, दुविधा में दो गए माया मिली न राम। 17 लाख बच्चे इस साल अपीयर हुए जेईई की मेंस के लिए। कुल सीट 17,000 है। कभी किसी ने पलट कर सोचा कि ये 16,83,000 बच्चों का क्या होता होगा। बिल्कुल। कई बच्चे मेरे सामने ऐसे हैं उदाहरण के रूप में जो 10th में बहुत अच्छे स्कोर कर रहे थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए या अपने स्कोरिंग के लिए या एक गलत मार्गदर्शन के कारण किसी कंपनी में जाकर और कोचिंग लेने लगे। उनका वहाँ पर कोचिंग तो सक्सेस हो गया, लेकिन 12th में जो मिनिमम परसेंटाइल है वो घट गया। 75% नहीं आप अचीव कर पाए। अब सोचिए उस बच्चे की मानसिकता पर जो 12वीं के लिए अयोग्य घोषित हो गया और स्पर्धा में योग्य घोषित हो गया। अब वो ना वो जा सकता वहाँ पर और ना यहाँ पर मेडल ले सकता। बिल्कुल सही बात है। जो बच्चा 12th में अच्छा स्कोर करके एक मेडल लाकर अपने जीवन में आत्मविश्वास, मेडल माने क्या है, आज ये बच्चे का सम्मान है तो ये बच्चे का आत्मविश्वास वृद्धि की प्रक्रिया है। मेडल आत्मविश्वास वृद्धि की प्रक्रिया है जिसके बिना दुनिया में सफलता नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। सफलता का एक सूत्र है, वो है आत्मविश्वास। आप बच्चे से वो छीन रहे हैं, उसको सागर में गोता लगाने के लिए भेज रहे हैं कि यहाँ पर अब तैर कर दिखा। और सरकार दुविधा में दो जगह पर एनरोल्ड करके एक ही बच्चे को ये व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह स्वयं खड़ा कर रही है। मेरा इस मामले में बहुत स्पष्ट मत है, दुनिया की सारी स्पर्धा में बच्चे को उतारना चाहिए, लेकिन उसकी स्कूलिंग खत्म किए बिना कभी नहीं। अच्छा, अंतिम प्रश्न मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि जैसे कोटा वगैरह जहाँ जहाँ कोचिंगें चल रही है बड़ी, वहाँ पर कहीं पूरे साल भर में कम से कम 10 से 15 प्रकरण ऐसे सामने आते हैं जहाँ बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं।
और हर बार शासन को उसके सवाल उठाने पड़ते हैं। क्या आपने भी उस लक्ष्य को लेकर के ही यहाँ पर कोचिंग प्रारंभ की है, या आप ऐसे बच्चों को क्या संदेश देते हैं? बहुत बहुत गंभीर प्रश्न है आपका, और वास्तव में ये प्रश्न राष्ट्रीय स्तर पर पूछा जाना चाहिए।